वे बैक 81-82 में एक अपना गोल तय कर लिया था, अमीर बनना है। हर महीने मुझे 100 कैनेडियन डॉलर मिल जाते थे 1 तारीख को। वो मेरे लिए जहर साबित हुए। ये डायरेक्ट सेलिंग जिसने भी, यामिनी जी, जिसने भी इसको बिजनेस माना वो सीन से हट गया। मैं 38 साल में मैंने देखा है। जिसका पैसा है उसको समय पर दे दो। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए। कंपनी ओनर को परेशानी झेलते हुए कुछ पैसा मिलता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर मस्ती से लात पे लात रख के फील्ड में काम करता है और काम करके मेहनत करके वो पैसा लेता है, चिंता नहीं होती उसको। यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं लगाया और यहाँ आपको कुछ नहीं मिला तो गाली देने लग गए। नए लोगों को ये नहीं समझ में आया कि वो यहाँ कोई स्कीम पे नहीं आए हैं। मासेस जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कब सही बोलना शुरू करेगा, जब उसको डायरेक्ट सेलिंग से कुछ मिलने लगेगा। ये बात हमें जनता को फैलानी है कि दिस इज़ अ प्लान। और ये फैलाने का काम जो करेंगे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे नेटवर्किंग के दीवाने ही करेंगे, क्योंकि उनको भी वो जल्दी तो अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को, लोग टिकते ही नहीं हैं इस वजह से। दोस्तों नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। और मैं बताना चाहूँगी, पिछले पॉडकास्ट में जो हमने FDSA के बारे में डिस्कस किया था, गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट सेलिंग के इंटरेक्शन को डिस्कस किया था, उससे आगे बढ़ते हुए राजीव गुप्ता सर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं FDSA के, उनके बारे में हम और जानेंगे, क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री का भी 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे नेटवर्किंग के दीवाने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपके लिए एजुकेशन बने। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और हमने FDSA की चर्चा करी, हमने सरकार की डायरेक्ट सेलिंग पर क्या राय है, किस तरीके से सरकार देखती है, वो सब डिस्कस किया। अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव इतना लंबा है डायरेक्ट सेलिंग में, आपने डायरेक्ट सेलिंग, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी थे स्टार्टिंग में, फिर आपने एक कंपनी भी खोली। तो मैं सबसे पहला तो क्वेश्चन यही जानना चाहूँगी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर से एक कंपनी ओनर बन के क्या एक चेंज आता है, और क्या चीज़ ज़्यादा सही है, डिस्ट्रीब्यूटर होना या कंपनी ओनर, क्या फ़ायदेमंद है? थैंक यू यामिनी जी वंस अगेन। एक तो आपको करेक्शन कर दूं कि 24-25 साल तो आप जानती हैं मुझको। हाँ जी। डायरेक्ट सेलिंग का मेरा टोटल अनुभव 38 ईयर्स का है। ओके। मतलब ये 90s के डिकेड से लर्निंग शुरू हो गई थी। आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट वंस कि जिसने इंडिया में इसको मतलब सीड लेवल से देखा। विदेशी लोगों से भी बहुत मेरे उनके साथ भी काम किया मैंने। वंडरफुल ट्रेनिंग दे गिव, और उस ट्रेनिंग के वजह से हम लोग आगे नई जनरेशन को तैयार कर पाए। मैं 1-to-1 भी किया, डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा, और फिर उसके बाद कुछ मजबूरियां आई तो मैंने कंपनी खोली। उसमें एक मेरा इंटरेस्ट भी था कि मतलब हम एक नए सिस्टम को अपने देश के लिए किस प्रकार से हम इसको बड़ा बना सकते हैं और हम अपने लोगों को कैसे फ़ायदा कर सकते हैं। ये एक मेरा इंटरेस्ट था। और मजबूरी ये थी कि इस सिस्टम में जब तक आप खुद कंट्रोल नहीं करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई और कंट्रोल करता है। जहाँ तक सवाल है कि कौन ज़्यादा सुखी है, अपने देश में तो यानी जी डिस्ट्रीब्यूटर ही ज़्यादा सुखी है, क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलता है, सिरदर्दी मालिक कंपनी ओनर की। लेकिन किसी को तो कंपनी बनानी पड़ेगी, कोई तो भगत सिंह बने। वो एक मजबूरी होती है कि हमें कंपनी के मतलब लीडर्स लोग कंपनी बनाते हैं। अब ये एक जहाँ पर सवाल जो मैंने कहा कि किस मजबूरी में या किस रीज़न से कंपनी बन रही है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इंडस्ट्री में वही लोग आएँ, वही लोग कंपनी बनाएं जो उसके ट्रेवल्स, उसकी परेशानियां, उसके जो चैलेंजेस झेल सकें। एक लीडर, उसकी जो कंपनी से अनबन हो गई या कंपनी ने उसको कुछ नुकसान पहुंचा दिया, वो गुस्से में आके कंपनी खोल लेता है। सबसे पहला तो उसको समस्या ये आती है
कि उसकी एक तो इनकम कम हो जाती है, कंपनी पैसे मांगती है, और दूसरी कंपनी में फिर तमाम तरीके के कंप्लायंस और प्रशासनिक दबाव, प्रशासनिक कंप्लायंस, और वो इंस्पेक्टर उनको वो भी है, उनको जवाब देना पड़ता है। सो कंपनी ओनर को परेशानी झेलते हुए कुछ पैसा मिलता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर मस्ती से लात पे लात रख के फील्ड में काम करता है, और काम करके मेहनत करके वो पैसा लेता है, चिंता नहीं होती उसको कि मेरी मेहनत मेरे हाथ में, मुझे पता है आज मुझे 100 रुपये चाहिए, मैं 100 का दौड़ूंगा, 200 चाहिए मैं 200 दौड़ूंगा, लेकिन सिरदर्दी कोई नहीं है, शाम को आराम से सो जाऊंगा। अब कंपनी ओनर जो नए लोग आए, उनको तैयार होना चाहिए कि कंपनी खोल तो रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए एक कैपिटल चाहिए होता है। हम बार बार बात कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में नो कैपिटल नो रिस्क बिजनेस है। यस, इट इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन somebody has to foot the bill। डायरेक्ट सेलिंग हो या ट्रेडिशनल हो, इकोनॉमिक्स के रूल्स तो वही है ना, वही लगेंगे। पैसा लगाओगे तो पैसा आएगा, तो प्रोडक्ट का पैसा, प्रॉपर उसका प्लान का, कई खर्चे इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसमें कि अगर किसी ने सोच विचार करके कंपनी नहीं खोली, विदाउट फाइनेंशियल बैकिंग, विदाउट अ बैलेंस्ड माइंड, उस कंपनी से खतरा है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं नहीं बनी तो दूसरी अपनी कंपनी खोल ली, अपनी कंपनी खोल ली और उसके बाद वो चैलेंजेस झेल नहीं पा रहे, दिक्कतें आ रही हैं, तो उन लोगों को हमें रोकना चाहिए। क्योंकि सर आपका जो है अनुभव फार्मा में भी रहा, और आपने अपनी कंपनी जो खोली, एक सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी कंपनी में है, तो इस वजह से एक क्वेश्चन जो बार बार सामने आता है डायरेक्ट सेलर्स के मार्केट में, कि डायरेक्ट सेलिंग में प्राइस जो होते हैं प्रोडक्ट के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पॉइंट को आइसोलेट करके मत चलो, इन टोटलिटी लो इसको। एक कंपनी लंबे समय तक कैसे चले, मैं अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर साथियों के लिए मैं कुछ एक बैकग्राउंड बता देता हूँ मेरी अपनी कंपनी का, जो शायद उनसे कुछ उसमें से कुछ एलिमेंट निकल सकें उनके लायक। मेरी कंपनी ARL रिटेल प्राइवेट लिमिटेड आज करीब 24 साल हो चुके हैं। डे 1 से जो थे मेरे साथ, आज 24 साल बाद भी वो लोग हैं मेरे साथ, और आगे और ज़्यादा लोग जुड़े भी हैं। रीज़न बड़े 2-3 बड़े सिंपल मैंने रखे। तो जिसका पैसा है उसको समय पर दे दो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए, कोई क्लोजिंग डिले नहीं हुई इस 24 इयर्स में। डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, हम 3 साथी हैं, हम तीनों नेटवर्कर हैं। हमको कोई और कंट्रोल करता था, उसको काउंटर करने के लिए हमने मजबूरी में कंपनी खोली, क्योंकि मेरी समस्याएं मेरे नेटवर्क की, उनकी समस्याएं उनके नेटवर्क की, ये थी। और जब हम इकट्ठे बैठे तो हमें कॉमन समस्याएं थी। इस कॉमन समस्याओं का एक ही समाधान था कि कंपनी खोलो। कंपनी खोली, ऑन रिकॉर्ड हमको डायरेक्टर बनना पड़ा, क्योंकि वो एक फॉर्मेट है, कंपनी का फॉर्मेट है, तो उसमें तो फिट होना पड़ेगा। ऑल्दो वी आर मैनेजमेंट, और हम लोगों को मैनेजमेंट के सारे मतलब नियम कानून मानने पड़ते हैं, मैनेजमेंट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेरी कंपनी में मैनेजमेंट एज सच कोई नहीं है। मैनेजमेंट से मतलब जो एक फाइनेंशियल क्लाउड बीच में अपना रखे, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में मैनेजमेंट का जो एक फाइनेंशियल क्लाउड है वो नहीं होता। आज हमारे 24 साल बिताने का एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कंपनी में सबसे ज़्यादा पे आउट कर देते हैं।
कंपनी के गल्ले में कुछ मत बचाओ, लड़ाई होगी ही नहीं। बहुत सारी कंपनी आपस में पार्टनर लड़ जाते हैं जहाँ थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ, वो नुकसान है, डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान है। और ऐसी कोई हम लोग बीच में मैनेजमेंट बनाकर कोई बड़ी बड़ी 18-20 करोड़ की सैलरी भी हम नहीं ले रहे। वो पैसा इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने में लग रहा है। हमको जो मिल रहा है हम ठीक है, हम अपना रोल निभा रहे हैं, कंपनी संभाल रहे हैं। तो इस छोटी सी इन चीज़ों को कि आप पैसा, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा उसको दीजिए, जितना कमा रहा है उतना उसको कमाने दीजिए, उसको निटवर्क में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अनलेस अनटिल कोई एंटी कंपनी एक्टिविटी ना हुई हो। तो नियम कानून से चलोगे तो कंपनी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लोग इधर से उधर नहीं जाते। मेरी कंपनी में आई वाउच फॉर माई कंपनी कि मेरे साथ जो लीडर्स हैं वो आज डे 1 से आज तक हैं साथ में। तो ये सूत्र सबको अपनाना चाहिए कि अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने प्रिंसिपल्स पे तो कोई साथ। बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, और आपका एक सोशल एटीट्यूड भी चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग जिसने भी, यामिनी जी, जिसने भी इसको बिजनेस माना वो सीन से हट गया। मैं 38 साल में मैंने देखा है, स्क्रूटनी की है मैंने, 300-400 फाइलें मैंने देखी हैं। कुल 26 मेंबर पीछे थे मेरे पास जिनको की मेंबरशिप दे पाया, और क्वालिफाई नहीं किए, क्योंकि मेंबरशिप देने के लिए नॉट ओनली टुडे हमें पास्ट रिकॉर्ड भी देखना पड़ता है। आज आपके पास कोई भी एम्प्लॉई आ जाता है कि भाई मुझे ये मैनेजर रख लो यार, आप किसी को, उसका पास्ट रिकॉर्ड भी देखते हो आप, क्योंकि किराएदार होता है तो उससे पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो। तो इसी तरह हम लोगों को भी उस कंपनी की मेंबरशिप देने से पहले वो क्या कर रही है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है इसमें, इसके लिए पूरा अक्रॉस इंडिया मैंने एक टीम बना रखी है अपनी, इन्वेस्टिगेशन होती प्रॉपर्ली। कोई स्क्रूटनी समझिए, कोई कंपनी मतलब 15 दिन में, महीने भर में इसको पास कर जाती है, किसी को साल लग जाता है, डिपेंड्स। तो लंबी कंपनी को एक लंबा टेन्योर देना, वो कंपनी की अपनी सोच पर और उसके जो प्रमोटर है उसकी सोच पर डिपेंड करता है। सर, अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं, चाहे वो विदेशी कंपनीज़ की बात करें या बड़ी कंपनीज़ जो हैं, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी से क्विट नहीं करते हैं। तो क्या उनका ट्रेनिंग एजुकेशन मॉड्यूल इस तरीके का है, जो आजकल ट्रेंड देख रहे हैं, वो बहुत जल्दी लोग स्विच करते हैं, तो क्या कारण रह सकता है एक बड़ा कि उनकी ट्रेनिंग इस तरीके की है? जैसे आपने बात किया कि स्टार्टिंग में जब डायरेक्ट सेलिंग आई इंडिया में तो ट्रेनिंग एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको आधार बनाकर आप आगे चले। हमको इस इंडस्ट्री का एक जो परसेप्शन चेंज की बात हो रही है कि ये भी इंजीनियरिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरह अभी जो शूल यूनिवर्सिटी का जो एंडेवर है वो एक काफ़ी मदद करेगा। इंडस्ट्री अगर आपकी ऑर्गेनाइज दिखती है, सोशल एक्सेप्टेंस इसकी तब होगी जब वहाँ कहा गया है कि एक लड़की का पिता ये सोचे कि ये डायरेक्ट सेलर से शादी करूँगा मैं, इसने डायरेक्ट सेलिंग की है, तो वो दिन हमारा सक्सेस का रिजल्ट होगा। बद्र जी ने कहा था मेरे को वहाँ पर उस दिन, बहुत बड़ी बात है सोशल एक्सेप्टेंस की बात करें तो। अब ट्रेनिंग का जहाँ तक ये सवाल है कि हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग तो देनी है, साथ ही साथ हमको उन लोगों को जो उनको बरगलाने में लग जाते हैं उस व्यवस्था पर भी हमें चोट पहुंचानी है। वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो कानून नहीं करेगा। मैंने बताया कि वो जो है कंप्लेंट लिखाने से लेकर मर्डर होने तक में जो बीच में गैप होता है उसी में सब खेल होता है। हमको उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमको अपना एक सोशल अपीयरेंस, अवेयरनेस, उस पर जाना पड़ेगा कि आम आदमी के बीच में जब जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे उतना ज़्यादा वो भक्तिभाव होगा। ओम जय जगदीश हरे क्या है, ये कोई रामायण काल का भजन तो नहीं है ना। ये अभी ये मेरे ख्याल से 100-125 साल पहले पंडित तो श्याम सुंदर की उन्होंने लिखा, लेकिन
ये इतने लोग इतना बोलते हैं कि ये एक हमारे लिए धर्म बन गया। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बारे इतना बोलें, और ये कब होगा? जब 10 में से 9 लोग हर गली में जो डायरेक्ट सेलिंग को ठीक नहीं बोल रहे वो बोलना शुरू कर दें। मासेस जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कब सही बोलना शुरू करेगा? जब उसको डायरेक्ट सेलिंग से कुछ मिलने लगेगा। हर कोई लाखों नहीं कमाना चाहता। किसी को अपनी एक एफर्ट का 500, 1000, 2000 रुपया एक मिल जाता है ना, उतने से वो खुश हो जाता है और आपके लिए वो एक पॉजिटिव वैल्यू रखने लगता है। हमको इंडस्ट्री में बिजनेस प्लान की बात करना चाहता हूँ कि बिजनेस प्लान हमें से ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए जो 10 में से 6-7 लोगों को, जिनको हम फेलियर बोलते हैं, उनकी जेब में शुरू में कुछ ऐसा इतना दे दे ताकि वो कुछ सस्टेन करके आगे बढ़ने लायक सोच सकें। सर मैं इसी पर आ रही थी कि बहुत लोगों का ये कहना होता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है कमाई में, इस पे मीम्स भी बनते हैं क्योंकि लोगों को 1000 रुपये का भी चेक आ जाता है तो वो उसको दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि देखो मुझे 1000 रुपये का चेक आया। तो इस पर लोग बहुत मीम्स भी बनाते हैं, छोटी इनकम को दिखाते हैं, कहते हैं कि इसमें इनकम आने में बहुत टाइम लगता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ कंपनीज सिस्टम कसूरवार है या लोग कसूरवार हैं इस चीज़ के कि वो इनकम नहीं कर पा रहे? इसमें नए लोगों को ये नहीं समझ में आया कि वो यहाँ कोई स्कीम पे नहीं आए हैं, यहाँ एक प्रॉपर बिजनेस पे आए हैं। उस बिज़नेस में को आप उन्हें कंपेयर करा के दिखाना चाहिए कि आपका ये बिज़नेस है जहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई शटर नहीं है, जहाँ कोई कैपिटल नहीं है। लेकिन एक दूसरा बिज़नेस जो आपका जो है जहाँ दीवार है, कैपिटल है और शटर है और वहाँ पर आपका स्टॉक भी है। जिस दिन आप वो दुकान खोलते हो उसके बाद आपको घर चलाने लायक 50,000 रुपये महीने की इनकम कितने दिन में मिलती है? वहाँ तो आप शिकायत नहीं करते। यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं लगाया और यहाँ आपको कुछ नहीं मिला तो गाली देने लग गए। यही अवेयरनेस हमको जनता को देनी है कि जब आपने लगाया ही कुछ नहीं, एक परचेज़ करिए और आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। इतनी सी परचेज से अगर आपको इतनी अथॉरिटी मिल गई कि आप 25, 27, 50, 100 प्रोडक्ट्स के आप कंट्रोल करने लायक बन गए, तो आपको तो फिर मेहनत तो करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सर फील्ड में जो लीडर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी को या आगे मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, वो ही ये चीज़ फैलाते हैं कि आप आइए जुड़िए और आप प्रोडक्ट लीजिए और आप कमाएंगे। अब क्या होता है, वो बहुत जल्दी तो आता नहीं है क्योंकि मेहनत लगती है। वहाँ फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरे को तो कोई इनकम नहीं आई, तो ये फ्रॉड है। हमें साफ साफ लोगों को बताना होगा, ये कोई मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम हमें इस पर डिज़ाइन करने चाहिए कि यहाँ पर आप कमाने के लिए नहीं, यहाँ आप एक अपना कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं। जिस दिन ये पता लग जाएगा कि कैरियर ओरिएंटेड एक एफर्ट है, ये 2-4 महीने का या साल 2 साल का नहीं है, ये 20-30 साल 40 साल का एक प्लान है, सक्सेस प्लान है। ये इवेंट नहीं है जो तुरंत हुआ और चलो देख लिया चलो चले, नो, ग्रेजुअली इस पर काम करना होगा। ये बात हमें जनता को फैलानी है कि दिस इज़ अ प्लान। और ये फैलाने का काम जो करेंगे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे नेटवर्किंग के दीवाने ही करेंगे, क्योंकि उनको भी वो जल्दी तो अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को, लोग टिकते ही नहीं हैं इस वजह से। डिस्ट्रीब्यूटर ही करेंगे, बाहर से कोई तो आएगा नहीं करने, अपना घर तो हमें ही चलाना है। और इसमें उनको तो ये काम करना ही है। और ये उनको समझ में आना चाहिए कि आज एक शॉर्ट टर्म गेन की अगर किया तो कहीं ना कहीं वो उसको लॉन्ग टर्म में नुकसान देता ही देता है। एक शॉर्टकट हमेशा महंगा पड़ता है। सक्सेस का एक ही रूट है, काम काम और काम। इकोनॉमिक्स का एक ही प्रिंसिपल है कि अगर आप कुछ इन्वेस्ट करोगे तभी आपको मिलेगा। क्या इन्वेस्ट कर रहे हो आप डायरेक्ट सेलिंग में? पैसा नहीं, टाइम। आपके पास टाइम है, आप टाइम इन्वेस्ट करो।
अपनी मेहनत इन्वेस्ट करो, इससे आपको रिटर्न मिलेगा। पैसा लगाना ज़रूरी है तो कोई लगा रहा है ना, जिसने बैक एंड पर आपके लिए पूरा पैराफर्नालिया और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसने लगाया ना पैसा। समबडी इज फुटिंग द बिल। आप मेहनत तो कर जाओ। 10 में से 8 लोग यामिनी जी मेहनत नहीं कर रहे, क्लास में आना नहीं चाहते, और 100 में से 100 नंबर चाहिए। एक एग्ज़ाम पास करने के लिए साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि मैं एक दिन क्लास अटेंड कर लूँ, 100 नंबर मुझे मिल जाए, इम्तहान पास कर लूँ, कैसे हो सकता है? ये बात हमें अथॉरिटेटिवली हमें कहनी है, और ये एसोसिएशंस का काम है। एसोसिएशंस को अब सरकार से कोई युद्ध नहीं करना। सरकार को अब अच्छी बातें ही जानी चाहिए, और वो बिना ज़मीन पे उतरे नहीं होगी। सूखे में रह के आप तैरना नहीं सिखा सकते किसी को, तालाब में कूदिए और कूदवाइए लोगों को। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आती है प्रोडक्ट की। जब हम प्राइस की बात करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके बहुत सारी बातें आती हैं कि रिज़ल्ट को लेके आती हैं। कोई कंपनी में प्रोडक्ट बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखा देते हैं, है आयुर्वेदिक फॉर्मूला वही, तो क्यों ऐसा डिफरेंट है सबका कि प्रोडक्ट किसी के जल्दी रिज़ल्ट दिखाते हैं, किसी का टाइम लगता है? आयुर्वेद में देखिए, एक तो टेस्टिंग का जो है, आप हैवी मेटल्स टेस्ट कर सकते हैं और जो फाइबर टेस्ट कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। ये एलोपैथिक की तरह कोई केमिकल टेस्टिंग नहीं है कि पैरासिटामॉल 500 मिलीग्राम है कि नहीं है, ब्यूरेट पेपर से टेस्ट कर लिया, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। अब कोई ज़्यादा जल्दी काम कर लेता है, कोई ज़्यादा, तो जो इसमें समझिए कि मैं भी अगर मेरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने लगाई वैदिक आयुर के नाम से, वो इसी मजबूरी में लगाई मैंने, और मेरा शौक भी था, मैन्युफैक्चरिंग का मेरा कैरियर था। वो मेरे ब्लड में है। 94 में जब मुझे समझ में आया पहले मार्केटिंग तय सेट करो फिर मैन्युफैक्चरिंग कराओ, तो मैंने वही काम किया। अपने विचार को टाइम दिया मैंने, और 15 साल 20 साल काम किया, तब जा कर के आज वो तैयार हुआ। और जब मैं आउटसोर्सिंग करता था, मुझे यही 2 दिक्कतें थी। आज सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, खांसी का, सर्दी में खांसी तो खांसी का आपको सिर्फ चाहिए। अब जो बना रहा है उसकी अपनी भी मार्केट है, वो पहले अपना बना के मार्केट में भेज लेगा, बाद में मेरा लॉट उठाता था और मुझे बाद में मिलता था, और तब तक मैं खांसी आधी हो जाती थी और मेरा प्रोडक्ट, ये एक दिक्कतें थी। और थोड़ा सा एफिकेसी तो चलिए हम लोग ट्रस्ट बेसिस पर ले लेते थे। जो हमारा सप्लायर्स हैं उनको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, और मैंने तो एफडीएसए में सप्लायर्स के भी सर्टिफिकेशन की बात सामने रखी है। एक्सट्रैक्ट्स लीजिए, ये उनका जो है ना, आपका एक ट्रस्ट वर्दी एक ट्रैक रिकॉर्ड हो तो वो हमें संतुष्टि होती है। आज उन सब समस्याओं को हटाने के लिए मैंने खुद अपनी एक फैक्ट्री लगा करके अपने लिए और कुछ अपनी और कंपनियों के लिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हूँ। बैक एंड अपना है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, मार्केटिंग अपनी है। मैक्सिमम आप पे आउट दे रहे हैं, मार्केट में सबसे ज़्यादा पे आउट है। ये 3 ऐसे कंट्रोलिंग फैक्टर हो गए कि क्वालिटी, प्राइसिंग और एमआरपी की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना चाहिए। अपनी मेंबर कंपनीज़ के लिए हमने एक इन हाउस एक नॉर्म कर लिया। सरकार का कोई नियम नहीं है, आप कितना भी बेचिए। 100 रुपये की चीज़ है, आप लाख रुपए में बेच दीजिए, कोई ख़रीदार हो, सरकार ऑब्जेक्ट नहीं करती। तो ये जागरूकता आनी शुरू हो गई है कि $36 का, $25 की एक प्रोडक्ट, वो कोई कितना, 25, 50, 100, 200, $1000 तक पहुंचा दो आप। क्यों कर रहे हो? आफ्टर ऑल कस्टमर की जेब से निकाल रहे हो। हमारे कस्टमर की जेब से यहाँ पर कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए जो रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, उनमें अनफॉर्चुनेटली एमआरपी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो होना चाहिए, और उसके लिए एफडीएसए में कोड ऑफ कंडक्ट में है वो। सर, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अभी हेल्थ सेक्टर को लेके हेल्थ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ में हैं। आपको क्या लगता है और क्या प्रोडक्ट्स आने चाहिए या इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे हैं जो इंडियन
डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हैं, वो और आने चाहिए जिससे ये इंडस्ट्री और स्ट्रांग हो सकती है? वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में मतलब सन 90 से ही एक आकलन था कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। तो ये आज जो ये वेलनेस के प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं ना, इसके पीछे 20 साल की रिगरस वर्किंग है। और वो एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से इसको इन्फ्यूज़ किया गया है, इस बिज़नेस मॉडल को डेवलप किया गया है जो आज की ज़रूरतों को पहले से आकलन कर लिया था। इसमें और कौन से नए प्रोडक्ट आए, ये सर्टेनली डिबेट का विषय है। और अभी फ्यूचर की जो डिमांड आने वाली हैं उन पर अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। बट रेस्ट एश्योर्ड, वेलनेस का ही अभी अगले 10, 15, 20 साल तो अभी बिजनेस होना ही है। और स्पेशली कोरोना के बाद मोदी जी ने जितना प्रमोट किया है विदेशों में, ये हमारा आयुर्वेदिक थेरेपी, नेचुरोथेरेपी, इसका बहुत बड़ा स्कोप बना है। एफडीएसए ने, ग्लोबल एफडीएसए इंडियन चैप्टर है, वहाँ पर जी एफडीएसए बना है, मलेशिया में बनाया गया, इसको यूके में रजिस्टर किया गया। साउथ ईस्ट एशिया में ये 6 कंपनियां जो हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, उसमें इंडियन चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडियन कंपनीज़ को बाहर कहीं कहीं जाकर काम करने का अगर है कुछ, तो जी एफडीएसए उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। पूरा हेल्प मिलेगी, पूरा गाइडेंस मिलेगी। तो दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करके लाएं तो हमारे लिए एक तो ये सबसे बड़ा एक यहाँ पर चैलेंज है कि प्रोडक्ट की ओनरशिप कंपनी की होनी चाहिए, ट्रेडमार्क हो या लाइसेंस होल्डर हो। तो अभी शुल्नी यूनिवर्सिटी में तो ये बात भी उठी थी कि प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क, और उससे केवल वही प्रोडक्ट क्यों बेचें, हम दूसरे ब्रांड के क्यों ना बेचें। अगर हम इन अ डिस्टेंट विजन, अगर हम इसको रिटेल ट्रेड के साथ मर्ज करना चाहते हैं, कैट के साथ, तो ये क्लॉज हटानी पड़ेगी। हम कुछ भी बेचें फिर क्या वो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बचा रहेगा? डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल तो बचाना पड़ेगा आपको, तभी आप दूसरों से अलग हैं, वरना रामलाल की दुकान से तो हम खरीद ही रहे थे। तो सर, अगर कोई इंडस्ट्री में नया कोई एंट्री होती है, कोई इंसान आता है अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो वो कैसे एक सही कंपनी का चुनाव करे? सबसे पहले तो उसे ये देखना चाहिए कि कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है या नहीं। सर्विसेज भी अलाउड हैं गाइडलाइन में, लेकिन मैं पर्सनली पूछिए तो मैं खारिज करता हूँ। सर्विसेज को डायरेक्ट सेलिंग से नहीं होना चाहिए। हम सर्विसेज को हम एफडीएसए में मेंबरशिप नहीं देते, पहला पॉइंट। दूसरा, वो एसोसिएशन की मेंबर है कि नहीं है। अगर मेंबर है तो उसको ABCD करके कुछ उसने नॉर्म्स अपनाए होंगे। तीसरा पॉइंट, उस यंगस्टर को, कोई भी जो सामने पड़ रहा है, उसको अपनी कंपनी में, अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। अभी वो इतना समझदार नहीं हुआ कि वो क्रॉस चेक करने के लिए कहीं जाए, इतने उसके सोशल कॉन्टेक्ट्स नहीं होते। उसके लिए हमें एक मैकेनिज़्म तैयार करना है, और वो मेरा एक प्रपोज़ल भी है कि कंसल्टेशन का एक एवेन्यू किसी प्रकार से इसको डेवलप किया जाए थ्रू कंसल्टेंट्स, थ्रू एसोसिएशंस, कि वहाँ वो अगर कोई सवाल पूछता है और जो पब्लिक डोमेन में आंसर करने लायक है, वो हम उसको जवाब दे सकें। आमतौर पर क्या होता है कि बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े शोरूम और ये उस तरीके से वो बना देते हैं, और उससे एक बहुत अट्रैक्शन मिलती है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में। मेरा ये मानना है कि आपको एक, मतलब यू आर अ स्मॉल फिश इन बिग फ्राई, कोई आपको नहीं पूछेगा। ग्रो विद द कंपनी, वो एक फूल प्रूफ फॉर्मूला है। कंपनी को आप टटोलिए, कंपनी के प्रमोटर्स से मिलिए,
प्रमोटर्स से मिल करके उनको लेफ़्ट राइट कीजिए, उनसे ग्रिलिंग कीजिए। बेशक नहीं हो तो अपने किसी सीनियर प्रोफेशनल को साथ लेके जाइए। कंपनी पे आउट कितना करती है, कंपनी के पास मान लीजिए 100 रुपये कोई मैंने प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट बेचने के बाद उसको वेंडर को मैंने पैसे दे दिए, प्रोडक्ट कॉस्ट दे दी, अब जो बचा है उसमें से कुछ कंपनी चलाने के लिए छोड़ना है, कुछ बचेगा वो पे आउट के लिए। वो पे आउट कोई 100 रुपये में से 20 बांटता है, कोई 30 बांटता है, कोई 40 बांटता है, वो कितना बनता है नेटवर्क में, दैट इज़ द कोर फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी का प्राइस कितना है, कितने का बेच रही है, वो इतना मायने नहीं रखता। हाँ, वेरी हाई प्राइस है, आप बेच नहीं पाओगे। हमारा सर्कल क्या है, हमें ये देखना है। जब मुझे प्री लॉन्च में बताया गया था कि हम साबुन बेचते हैं, मंजन बेचते हैं, तो कैसे बेचते हैं, क्या कोई सैंपल नहीं, कुछ नहीं। तो जब उन्होंने कहा हम साबुन बेचते हैं, तो हमारे दिमाग में तो हमारा परसेप्शन आएगा ना। हमें लाइफ बॉय नज़र आया, अरे लाइफ बॉय बिकता है, वाह। हम मंजन बेचते हैं, मंजन कौन सा, कोई भी मंजन है, मंजन, तो हमारे को कोलगेट ही आ जाता है। तो ये एक जो है ना सोशल परसेप्शन है, जिनको कि हम आदत है, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, हम उनका उस चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डायरेक्ट सेलिंग में आमतौर पर ख़राब नहीं हो सकती। कारण इसका कि ये एक ख़राब प्रोडक्ट बहुत जल्दी इसको फैलता है, और ख़राब बात जितनी तेज़ी से फैलती है, आपको रेगुलर 25 साल से पे आउट में लगातार दे रहा हूँ, टाइम से दे रहा हूँ, ये बात आजकल मार्केट में कोई नहीं बोलता। गांव में चले जाओ, खेतों में आपको शराब के पाउच जितने मिलेंगे, दूध के पाउच उतने नहीं मिलेंगे। दूध के पाउच ठेलने पड़ते हैं, शराब के पाउच अपने आप पहुंचते हैं। ये सही गलत का ये एक। तो उस यंगस्टर को मेरी सलाह है कि बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े शोरूम्स के उसके भ्रमजाल में ना फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा कम करके कंपनी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। डिस्ट्रीब्यूटर को भी दीजिए, एक बैलेंस बना होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक सेटिस्फाइड हो और एक लॉन्ग टर्म उस कंपनी के साथ सोच सके। उसके लिए उसको सफिशिएंट रेवेन्यू और उसकी वैल्यू फॉर एफर्ट वो उसको जस्टिफाइड तरीके से मिलना चाहिए। ये कंपनी की नीयत और कंपनी की ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। सर, जैसा आपने पहले बताया कि आपकी कंपनी फाइनेंशियली पीछे चली गई एफडीएसए में आने की वजह से, तो अब क्या स्टेटस है, किस तरीके से आप उसको आगे लेके जा रहे हैं? फाइनेंशियली पीछे चली गई का मतलब है टर्नओवर जो हो सकती थी, जितने कैपेबिलिटी, जितना कैलिबर था, वो पीक्स नहीं टच कर पाए। लेकिन आज इतना सुकून है कि इंडस्ट्री सेटल्ड है, और अभी भी मैंने बैलेंस शीट बनाई नहीं है अपनी, उसको बनाने में अभी कुछ साल हैं। अब ये कुछ साल में एक एसोसिएशन इंडस्ट्री की तरफ से थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि जो जिम्मेवारी यामिनी जी उठाई है वो शेड ऑफ नहीं कर सकता, किसी को बैटन पास ऑन ही की जा सकती है। तो एक राइट काइंड ऑफ पर्सनालिटी पर्सन सिस्टम बनाने वाला कुछ वो तलाश अब शुरू करेंगे। एसोसिएशन का काम थोड़ा नई अब टीम बना करके उनको देंगे, क्योंकि अब पब्लिक अवेयरनेस का ज़्यादा काम है। उसके लिए प्रॉपर टीम्स वो काम करेंगी, और डेफिनेटली आई हैव टू फोकस ऑन माय कंपनी। इसको जो कोशिश करूँगा कि जो मिस किया है और मेरे को डायरेक्टर्स को जो मैं नहीं दे पाया, जो उन डिज़र्व करते थे, उस पर मैं अब काम करूँ और काफ़ी उसमें नए रूप में, नए तरीके से उसको मैं लेके आऊँगा कंपनी को। बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक फार्मा लाइन से आए और पीछे भी एजुकेशन देखी जाए, बैकग्राउंड आपका एजुकेटिव बैकग्राउंड रहा, काफ़ी अच्छे से आपने डायरेक्ट सेलिंग को बड़ी बड़ी उम्मीदों से शुरू किया, फिर एक
सेटबैक जो इंडस्ट्री को सेटबैक लगा, तो आपने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए उस चीज़ में सहयोग दिया। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक जो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है उस चीज़ को आगे निभाने के लिए, तो कहीं कहीं पे आदमी टूट भी जाता है। तो कैसे एक ये सबक हमारे नेटवर्किंग के दीवानों के लिए भी है कि अपनी हिम्मत को कैसे आप बरकरार रखें? सबसे पहले कि मैंने वे बैक 81-82 में एक अपना गोल तय कर लिया था, अमीर बनना है। हमारे पास पीछे से कुछ नहीं मिला था, मतलब 600 रुपये की नौकरी करता था रणबक्सी में, और वहाँ से वो गोल इसलिए मैंने बनाया कि जो गाड़ी में घूम रहा था मुझे लगता था कि वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आया, मेरे तरह का ही कोई रहा होगा। तो उस गोल से मैंने कभी अपनी नज़रें नहीं हटाई। कैसे बनूंगा अमीर मुझे नहीं पता। जैसे जैसे रास्ते खुलते गए, जैसे जैसे आप काम करते हैं, आपको वॉच करने वाले बहुत लोग हैं। कौन आपको ऊपर आंख दिखा रहा है, आंख लगाए हुए है, वो आपको पढ़ रहा है, आपको नहीं पता। तो वैसे वैसे रास्ते मिलते गए, और जब मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे नौकरी अब नहीं करनी, चाहे भूखा मर जाऊं, तब ये होता था, संघर्ष का टाइम था, 87, 88, 89, 90 में कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। 94 से तो 96, 98 तक तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। 84 में मैंने टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू की, सिस्टम को सीखने शुरू किए, काम करना शुरू किया। 94 तक आते आते देखा तो जो प्रेशर थे मेरे ऊपर कि ये कहीं से कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और कहीं और से नहीं, ये हमारे फादर इन लॉ साहब की तरफ से था कि भाई 88 में शादी हो गई, अब तो कुछ करो। तो ये हुआ कि अब पीछे मुड़ के देखो कि अगर आज नौकरी शुरू कर दी तो 10 साल वेस्ट हो जाएंगे। 1-2 साल और देख लें, वो ग्रेस पीरियड लिया। उस टाइम पर मेरी सिस्टर ने मेरी स्ट्रगल को नोट किया, कनाडा में थी। हर महीने मुझे 100 कैनेडियन डॉलर मिल जाते थे 1 तारीख को। वो मेरे लिए जहर साबित हुए। धीरे धीरे मतलब उस टाइम पर वो करीब 3,000 रुपये होते थे, और वे बैक 91, 92, 93 में बहुत होते थे। महीना निकल जाता था। अंततः मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मेरी श्रीमती जी ने, उन्होंने सीधे वहाँ धमकी दे दी कि अगर अपने सपोर्ट दी तो मैं घर छोड़ दूँगी। वो सपोर्ट लाइन जब बंद हुई तो मेरा स्ट्रगल बढ़ा और रिज़ल्ट भी मिले। जब आप किसी को सपोर्ट देते हो ना, उसको आप कुंद कर देते हो, कंफर्ट जोन में आ जाता है। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो अपना चारों ओर रायता खुद फैला लो। मैंने यही किया कि जब थोड़ा सा ये रास्ता मेरे को आसान लगा, उसको छोड़ा मैंने। अपने आप को ये देखा कि अगर मैं 2 साल पहले छोड़ देता तो ये 2 साल तो मेरे बच जाते। पहले 10 बर्बाद हो रहे थे, आज 12 बर्बाद हो जाएंगे। और थोड़ी दूर, और थोड़ी देर, ऐसे ही करके हिम्मत बांधे रखी अपनी। और डेफिनेटली इसमें फैमिली का तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो आपको अपनी क्लैरिटी चाहिए, वो उस क्लैरिटी के साथ आप चलो कि मुझे यही काम करना है। वो कहानी आपने सुनी होगी, एक वो आई विल कीप डांसिंग टिल इट रेन्स। मतलब वो साधु जब नाचता था तो बारिश होती थी, तो वैज्ञानिक आके पूछ रहे हैं कि भाई ये आप कैसे हैं कि जब आप नाचते हो बारिश हो जाती? कहते हैं वेरी सिंपल, मैं नाचना शुरू करता हूँ, जब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाए। अब चाहे 2 दिन में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे साल भर में हो, नाचता रहूँगा। तो कीप डांसिंग टिल इट रेन्स। तो ये एक बड़ा सबक है हमारे नेटवर्किंग के दीवानों के लिए कि अपनी लिमिट्स पुश करते रहें जब तक आप अपने गोल तक ना पहुँचे। और एक काम और कर लीजिए, बहुत छोटा सा है। जब आप सो के उठते हैं, आपके बिस्तर में सलवटें होती हैं।
आप पैजामा पहने हैं और चप्पल या नंगे पैर घर में घूम रहे होते हैं, सबसे पहले आप अपनी चादर को ठीक कीजिए, उसकी सिलवटें दूर कीजिए, बिस्तर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, वो कर लीजिए फर्स्ट वर्क। उसके बाद आप अपना डेली रिचुअल करके उसके बाद जूता पहन के बैठिए, ड्रेसअप हो जाइए, काम हो या ना हो शूज़ पहनिए। अब आप ना तो बिस्तर पे बैठ सकें, ना चौकड़ी लगा सकें, ना ईजी हो सकेंगे, दिमाग तो चलेगा ही चलेगा फिर। दिस वेरी सिंपल स्टेप मेरे जो लीडर हैं चिंटू मनीष, जो मेरे साथ 2004 से हैं, आज 7 लोग उनके परिवार में हैं, एक उज्जवल है हमारी टीम का, मतलब उसके नेटवर्क में बीटेक माइक्रोटेक ऐसे लोगों का ये चंबाड़ा तब इकट्ठा होता है जब आप सामने से एग्जाम्पल बनते हो। यू हैव टू लीड द शो। तो बी एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। बी एन एग्जाम्पल, घर को डिसिप्लिन रखो, बाहर अपने आप डिसिप्लिन हो जाओगे आप। तो सर आज बहुत कुछ सीखा हमने, और आई एम श्योर नेटवर्किंग के दीवानों ने भी बहुत कुछ सीख ली होगी, और वो एक लीडर बने, एक लीड करें, पहले अपने आप को सुधारें और फिर लीड करें। उनको इंडस्ट्री का रोल मॉडल बनना चाहिए, इंडस्ट्री अपने आप दे के जाएगी, ये बिजनेस नहीं है। ये सर अगर समझ लें सब तो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, बहुत आगे हम जाएंगे इस इंडस्ट्री में। तो सर बहुत कुछ सीखा, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेटवर्किंग के दीवानों की तरफ से आपको, और आप खूब तरक्की करें, एफडीएसए को आगे लेके चलें, इंडस्ट्री को लीड करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।